तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ज्योग्राफी के सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो कि आप लोगों के लिए मैट्रिक के एग्जाम के लिए भी आई हैं, और सभी प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा और देखते चलिएगा ताकि आपके दिमाग में ये बिल्कुल जो इसका जवाब है सेट हो सके। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा अपनी जानकारी को इम्प्रूव करें और मैट्रिक एग्जाम के लिए ज़्यादा सब्जेक्टिव देखें और ज़्यादा सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखें, तो प्ले लिस्ट में जाए और यहाँ पे सभी प्रकार के वीडियो आपको मिल जाएंगे। सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव उपलब्ध हैं। आप ध्यानपूर्वक सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को देखते चले। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं सभी प्रश्नों को और ध्यानपूर्वक सुनते चलेंगे। तो चलिए, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न है डेयरी कृषि का वर्णन कीजिए। ये VVI प्रश्न है, आप इसको जरूर ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे। तो इसका जवाब होगा कि डेयरी कृषि आजकल काफ़ी विस्तृत हुआ है, यानी कि डेयरी कृषि का काफ़ी विस्तार हुआ है। दुग्ध का व्यवसाय, यानी कि जो दूध लोग बेचते हैं निकाल करके गाय और भैंस का, उसी के व्यवसाय के बारे में चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर कि दुग्ध का व्यवसाय इस कृषि से जुड़ा हुआ है। गाय या भैंस का पालन कर दूध निकालकर इसे बेचा जाता है। आजकल गांवों में युवा इस व्यवसाय से जुड़कर अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर रहे हैं, यानी कि जो भी युवा वर्ग है गाय और भैंसों को पाल करके उनसे दूध निकाल करके शहरों में या देहातों में या किसी दूध का जो फार्म होता है उसमें बेच करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार रहे हैं। डेयरी कृषि में अधिक उत्पादन हेतु गौशाला को साफ सुथरा रखना चाहिए, यानी कि जहाँ भी आप गाय और भैंस को बांधते हैं वहाँ पर गौशाला जो होता है उसको साफ सुथरी स्थिति में रखनी चाहिए ताकि गाय और भैंसें हमारी स्वस्थ रहें। पशु को समय समय पर टीके लगाने चाहिए, उनको नहलाना चाहिए, पौष्टिक आहार, चारा एवं भूसे की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वो हेल्दी और स्वस्थ रह सके। इस प्रकार दूध बेचकर एवं गाय भैंसों के बछड़ों को बेचकर भी अर्थोपार्जन संभव है। आज डेयरी कृषि नहीं अपितु उद्योग बन गया है। डेयरी फार्म का दूध अब संग्रह कर कई कंपनियां हर लोगों को दूध उपलब्ध करा रही हैं। इस पे गौर कीजिएगा कि आपको लाइन बाय लाइन लिखना कोई जरूरी नहीं है कि अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो लाइन बाय लाइन हमको याद रहेगा तभी लिखेंगे। आप अपने हिसाब से अपने भाषा में भी इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है भारत में पेट्रोलियम के उत्पादन एवं वितरण का विवरण दीजिए। इसका जो जवाब होगा हम देखते चलेंगे। ये दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों का वीडियो है, जिसमें पहला प्रश्न जो था वो लघु उत्तरीय था, ये दूसरा प्रश्न जो है ये दीर्घ उत्तरीय में आ सकता है। तो इसका जो जवाब होगा कि पेट्रोलियम एक ऐसा अकार्बनिक तरल पदार्थ है जो अवसादी चट्टानों की विशेष संरचनाओं में पाया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत के लगभग 14 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में तेल भंडार है, जिसमें सबसे विशाल असम तेल क्षेत्र है, यानी कि सबसे जो बड़ा और विशाल क्षेत्र है जो असम है। भारत के इओसिन एवं मायोसिन काल की अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम के भंडार हैं। सर्वप्रथम असम के डिगबोई में इसका पता चला था। उसके बाद द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना कालों में भारत के विभिन्न भागों में तेल की खोज तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा की गई। रूसी विशेषज्ञों के अनुसार भारत में लगभग 6 अरब टन के बड़े बड़े तेल भंडार हैं। अनुमान है कि महाद्वीपीय मग्न तट के लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में परतदार चट्टानें पेट्रोलियम से भरी हैं। आगे देखते हैं। 1951 ईस्वी में पेट्रोलियम का कुल उत्पादन 205 लाख टन था, जो 2001 में बढ़कर 320 लाख टन हो गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पेट्रोलियम के उत्पादन में 50 गुना से भी अधिक की वृद्धि हुई है, यानी कि जब स्वतंत्रता मिली हमको उसके बाद की बात हो रही है कि पेट्रोलियम के उत्पादन में 50 गुना से भी अधिक की वृद्धि हुई। भारत में पेट्रोलियम के 3 मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। आप याद रखेंगे, ये प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। देखिए, सब्जेक्टिव में ही ऑब्जेक्टिव निकलता है, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे कि भारत में पेट्रोलियम के 3 मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। पहला हो गया असम तेल क्षेत्र, दूसरा हो गया गुजरात तेल क्षेत्र और तीसरा हो गया मुंबई हाई तेल क्षेत्र। चलिए, इसके अलावा गोदावरी और कावेरी नदी के बेसिनों में तथा बंगाल की खाड़ी के मग्न तट पर भी तेल मिले हैं। बिहार के उत्तरी मैदान भाग में भी तेल की खोज का कार्य जारी है। इन क्षेत्रों से प्राप्त कच्चे तेल का परिष्करण तटीय भागों, बाजार क्षेत्र तथा उत्पादन केंद्रों के निकट स्थापित कुल 14 तेल शोधनशालाओं में किया जाता है। 3 नंबर प्रश्न है आयु संरचना का क्या महत्व है। इसका जवाब होगा आयु संरचना का एक देश के जनांकीय तत्व के रूप में बड़ा महत्व है। आयु संरचना के आधार पर यह ज्ञात किया जाता है कि या किया जा सकता है कि विभिन्न आयु वर्गों में लोगों का कितना प्रतिशत है। क्लियर है। यदि जनसंख्या में 0 से 14 आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है तो आश्रित जनसंख्या का अनुपात अधिक होगा। इसके कारण आर्थिक विकास धीमी होगी। देखिए, नंबर पॉइंट 2 देखेंगे। 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में अधिक जनसंख्या होने पर कार्यशील अथवा अर्जक जनसंख्या होने की संभावना अधिक होती है।
या होती है, जो देश के संसाधनों के दोहन करने में सहायक होती है। तीसरा पॉइंट रहेगा कि 60 वर्ष के ऊपर के आयु संरचना वर्ग में बढ़ती हुई जनसंख्या से वृद्धों की देखभाल कर अधिक व्यय होने का संकेत मिलता है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जनसंख्या के जनांकीय निर्धारक के रूप में आयु संरचना का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर हम 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 है, देखिए ये सभी लघु उत्तरीय प्रश्न है। आपने जो पेट्रोलियम वाला देखा वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। सवाल नंबर 4 है कि विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन कौन से हैं। देखिए दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय में होता क्या है कि कभी कभी जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसको लघु उत्तरीय में भी पूछ सकता है और लघु उत्तरीय प्रश्न को दीर्घ उत्तरीय में भी पूछ सकता है। होता क्या है कि दीर्घ उत्तरीय में हमको ज़्यादा शब्दों में लिखना होता है और लघु उत्तरीय प्रश्नों को छोटा शब्दों में लिखना होता है। जैसे कि ये प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन कौन से हैं। इसका जवाब होगा कि विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक झगड़ों का निपटारा करना, पहला पॉइंट। दूसरा हुआ यह सेवाओं के व्यापार को नियंत्रित करता है। और तीसरा पॉइंट होगा कि इसके अधिकार क्षेत्र में निर्यात निरीक्षण की आवश्यकता, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के स्तरों की जांच करना आदि सम्मिलित है, यानी कि इसमें शामिल है। सवाल नंबर 5 है कि मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं, ताकि मानव का विकास हो सके वो कौन कौन से क्षेत्र हैं। इसका जवाब होगा कि 3 आधारभूत क्षेत्र वो हैं जिससे कि मानव का विकास होगा, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संसाधन। क्लियर है? स्वस्थ जीवन का अर्थ है कि किसी देश के लोग अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। स्वस्थ जीवन तथा शिक्षा मानव विकास के लिए आधारभूत क्षेत्र है। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर 6 देखेंगे। ये सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए, आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते चलेंगे और देखते चलेंगे। सवाल नंबर 6 है कि सुएज नहर के महत्व का वर्णन करिए। प्रश्न बिल्कुल ही VVI है, आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसका जवाब होगा कि सुएज नहर का निर्माण 1869 में मिस्र में उत्तर में पोर्ट सईद एवं दक्षिण में स्थित पोर्ट सुएज के मध्य भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने हेतु किया गया। यह यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करता है। यह नहर लगभग 160 किलोमीटर लंबी तथा 11 से 15 मीटर गहरी है। इस नहर में प्रतिदिन लगभग 100 जलयान आवागमन करते हैं तथा उन्हें इस नहर को पार करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है। यह मार्ग लिवरपूल एवं कोलंबो के बीच प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग की दूरी को उत्तम आशा अंतरिक्ष मार्ग की तुलना घटाता है। सवाल नंबर 7 है, एक बात आप ध्यान दीजिएगा, 7, 8 और 9 ये तीनों प्रश्न जो है आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप तीनों प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखेंगे। सवाल नंबर 7 है कि एल्युमिनियम के उपयोग का उल्लेख कीजिए, यानी कि एल्युमिनियम के कौन कौन से उपयोग होते हैं इसके बारे में हमको बताना है। तो आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं और इसकी भाषा भी लिख सकते हैं। इसका जवाब होगा कि एल्युमिनियम एक अति उपयोगी खनिज है। इसका उपयोग वायुयान निर्माण यानी कि हवाई जहाज के निर्माण में होता है। विद्युत उपकरण यानी कि विद्युत के सामान बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। साज सज्जा के सामानों के निर्माण में, बर्तन निर्माण, आप अक्सर घरों में देखते होंगे कि एल्युमिनियम के बर्तन मिलते हैं। सफ़ेद रंग निर्माण सहित रासायनिक वस्तुओं के निर्माण में भी होता है। इसका जो उपयोग होता है सफ़ेद रंग बनाने में भी इसका उपयोग होता है। सवाल नंबर 8 है कि अभ्रक का उपयोग क्या है। अभ्रक का उपयोग क्या है, इसकी उपयोगिता के बारे में हम लोग जानेंगे। इसका उत्तर होगा कि अभ्रक विद्युत रोधी खनिज है, जिस कारण इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के निर्माण में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है। यानी कि इसका जो सबसे ज़्यादा उपयोग है इलेक्ट्रॉनिक्स सामान बनाने में इसका उपयोग ज़्यादा होता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग जो होता है अबीर गुलाल बनाने, आप देखे होंगे कि अबीर जब आप लोग होली के समय अबीर जो खेलते हैं, अबीर जो रहता है उसमें अभ्रक जो चमकता है उसको अभ्रक बोलते हैं। उसमें अबीर गुलाल में अभ्रक मिलाया जाता है। आयुर्वेदिक दवा निर्माण में भी इसका उपयोग होता है, यानी कि आयुर्वेदिक दवा जो बनती है उसमें भी अभ्रक का उपयोग किया जाता है। सवाल नंबर 9 है, चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है। इस प्रश्न के जवाब को हम अच्छे से जानेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे, ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैट्रिक की पूरी तैयारी आप अच्छे से कर सकें। तो चलिए हम वीडियो को देखते हैं और इस प्रश्न को देखते हैं। चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसका जवाब होगा कि चूना पत्थर आधुनिक युग में एक महत्वपूर्ण खनिज है। इसका सर्वाधिक उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है, यानी कि जिस फैक्ट्री या जिस कंपनी में सीमेंट बनता है उस सीमेंट को बनाने में इसका उपयोग चूना पत्थर का किया जाता है। इसका उपयोग रंग रोगन सामग्री निर्माण, यानी कि आप घरों में देखते होंगे जो पुताई का कार्य होता है उस रंग रोगन सामग्री में भी इसका निर्माण किया जाता है।
रसायन एवं उर्वरक निर्माण में होता है। कागज एवं चीनी उद्योग में भी इसका प्रयोग होता है।